वेलकम बैक क्लास 10th। तो अब इस पार्ट में हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे की इंडस्ट्रीज जो हम लोगों की बची हुई थी, और इसी पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 पार्ट में मैक्सिमम आपका ये चैप्टर था, बहुत ज़्यादा डिटेल्ड चैप्टर नहीं था, है ना। बेसिक चीज़ें हैं, फैक्ट बेस्ड हैं, तो आपको फैक्ट थोड़ा समझना है, सुन लेना है कहानी की तरह जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद आप जब पढ़ोगे तो नोट से आप अपने आप चीज़ें कर सकते हो। देन तो आते हैं फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पे। फर्टिलाइज़र की आप बात करोगे तो फर्टिलाइज़र आपको पता है कि फर्टिलाइजर्स कहाँ यूज़ होंगे, एग्रीकल्चर में यूज़ होंगे। यहाँ पर इंडस्ट्री जो होगी, प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड अमोनियम फॉस्फेट एंड कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन फॉस्फेट एंड पोटैश। तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि 3 तरीके की इंडस्ट्रीज़ हों, मतलब इसी 3 तरीके के आपको फर्टिलाइजर्स बेस्ड होंगे इसी इंडस्ट्री में। पहला आपका नाइट्रोजन बेस्ड होगा, दूसरा आपका फॉस्फेट बेस्ड होगा, तीसरा आपका अमोनियम फॉस्फेट। तो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो फर्टिलाइजर डेवलप हो रहे हैं उनका प्रोडक्शन करके के बाद वो एग्रीकल्चर में यूज़ हो जा रहे हैं, ठीक। और ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इनका यूज़ और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन में इनका एम्फेसिस था कि आप हाई यील्डिंग वैराइटीज़ यूज़ करो वीट की। तो जब हाई यील्डिंग वैराइटी यूज़ करते हैं तो आपको फर्टिलाइज़र्स चाहिए होते हैं, ताकि वो जो सॉइल में कंटेंट नहीं है वो कंटेंट सॉइल में नहीं है तो वो प्लांट्स को प्रोवाइड कर सके बाय फर्टिलाइज़र्स। क्योंकि फर्टिलाइज़र्स क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं। जैसे हम लोगों को होता है ना कि कभी आपकी बॉडी में अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी है तो यू कंज्यूम अ टैबलेट, यू कंज्यूम अ विटामिन, यू कंज्यूम कोई, है ना, दवाई। तो सिमिलर सेंस में आप देखो कि फर्टिलाइजर्स भी यही काम करते हैं। फर्टिलाइजर्स क्या काम करते हैं कि वो जो सॉइल में जिस न्यूट्रिएंट की कमी होती है वो प्रोवाइड करते हैं और प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अच्छे से ग्रो कर पाते हैं। तो आप देखोगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इनका और ज़्यादा यूज़ बढ़ गया है। कहाँ पर बढ़ गया है जनरली, आप स्टेट्स में देखो, गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब, केरला, क्योंकि यहाँ पर फर्टिलाइज़र का प्रोडक्शन ज़्यादा है और कंजम्पशन भी ज़्यादा है। देन सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री आपको पता है कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, है ना। बिल्डिंग बनाने के लिए, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में रोड्स हो गए, आपके पब्लिक बिल्डिंग्स हो गई, पार्क्स हो गए, है ना, हाईवेज, नेशनल, तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। फिर दिस इंडस्ट्रीज रिक्वायर सिल्की नहीं बल्कि हैवी रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका एंड जिप्सम। तो आप देखोगे कि यहाँ पर इन सारे मटेरियल्स का यूज़ करके कंस्ट्रक्शन में, सीमेंट इंडस्ट्री में आप सीमेंट का प्रोडक्शन करते हो, ठीक है। इंडस्ट्री कहाँ पर आपको जनरली मिलेगी, गुजरात में मिलेगी मैक्सिमम, मतलब आपके कानपुर में भी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। बट एक होता है ना किसी चीज़ का अबंडेंस कहाँ पर होता है, तो अबंडेंस आपका होगा गुजरात में, ताकि वहाँ से गल्फ़ कंट्रीज़ को बाय वाटर वे प्रोवाइड कर सके, यहाँ से एक्सपोर्ट कर सके सीमेंट। फिर आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट नोट करना है, द फर्स्ट सीमेंट प्लांट वॉज सेटअप इन चेन्नई 1904। तो आपका चेन्नई में 1904 में सबसे पहले सीमेंट प्लांट सेटअप हुआ था। फिर आप आओ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पे। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आपको पता है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कार्स एंड अदर व्हीकल्स, कार्स, मोटरसाइकिल्स, एवरीथिंग। तो आप देखोगे कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, इन सब का कंस्ट्रक्शन होगा। एंड कहाँ पर आपको ये इंडस्ट्री मिलेगी जनरली, दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर एंड बेंगलुरु। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। सिटीज़ जो है, यू शुड नो ऑल दी सिटीज़, बिकॉज बहुत ही कम सिटीज़ हैं तो इनका नाम मेंशन है। तो जब आपको नाम पता होगा ना तो आप ऑप्शन में, एमसीक्यूज़ में कर सकते हो, और जब क्वेश्चन आता है तो अगर आप वहाँ मेंशन करते हो तो आपका आंसर और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है, ठीक है। देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री। तो आपको पता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मतलब कंप्यूटर रिलेटेड इंडस्ट्री। तो यहाँ पर क्या होगा कि प्रोडक्शन ऑफ टेलीविज़न, टेलीफोन्स, सेलुलर, टेलीकॉम, है ना, ये सारी चीज़ें जो आपका इक्विपमेंट्स होगा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री से रिलेटेड, है ना, कंप्यूटर, टैबलेट, फ़ोन, सब कुछ इस तरीके की चीज़ें, एंटेना, और ये सारी चीज़ें आपको देखने को इसी में मिलेंगी। तो ये आपका टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री का पार्ट होता है, और इसी से रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स बनेंगे वो इसी इंडस्ट्री में बनेंगे। आपको ये कहाँ पर मिलेगी, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जगह आपको पता है बेंगलुरु की। आईटी इंडस्ट्री इंडिया में सिलिकॉन वैली किसको कहा जाता है, बेंगलुरु को। तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि बेंगलुरु इज़ इम्पॉर्टेंट, ये इमर्ज एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। और दूसरी जगह जहाँ पर होगा आपका मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड
कोयम्बटूर। तो ये सारी जगह पर भी आपको देखने को मिल जाएंगी। दूसरी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़, कहीं पे ऐसे टीवी का मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, कहीं पर आपके इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स का मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें। फिर अब आते हैं हमारे सेकेंड लास्ट टॉपिक पे कि इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इंडस्ट्री से हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं चीज़ों का, वो सब कुछ बहुत बढ़िया है, बट आपको एक बात और पता है कि जब रॉ मटेरियल्स का सोर्स करेंगे तो भी पॉल्यूशन होता है, जैसे हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, और जब आप प्रोडक्शन करोगे तो भी आपके पॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ देखनी है कि कैसे इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन रिलेटेड है। कि इंडस्ट्री जो पोल्यूशन करेगी, तो सबसे पहले आप देखोगे कि एयर पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि एयर पोल्यूशन में क्या होगा कि जो अनडिजायरेबल गैसेज हैं, सल्फर डाइऑक्साइड, ये सब टॉक्सिक गैसेज है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, इंडस्ट्रीज़ में कंस्ट्रक्शन होता है, इंडस्ट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग होती है, तो इन सब से जो गैसेज रिलीज होती हैं ये सब जाके एयर पोल्यूशन क्रिएट करती हैं। जैसे आप देखो कि रेफ्रिजरेटर्स की अगर हम बात करें, रेफ्रिजरेटर्स है ना, एसीज, तो इन सब में कूलेंट यूज़ होता है जो कूल करता है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, और आप बोलते हैं हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। तो ये यूज़ होते हैं, ये बहुत ही हार्मफुल होते हैं आपके एयर के लिए, ओजोन के लिए, इस तरीके की चीज़ें। तो आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है, उसी का यूज़ भी होना है ताकि कूलिंग अच्छे से कर सके। तो आप देखो किस तरीके से एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। फिर आप देखते हो कि जहाँ पर ब्रिक ईटा भट्टी जिसे कहते हैं, ब्रिक किल्न जहाँ पर होती है, तो वहाँ पर भी फायर से आप देखते हो स्मोक्स निकलती हैं, इस तरीके की चीज़ें, है ना। थर्मल पावर प्लांट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं अगर इंडस्ट्रीज़ को, तो वो भी कोल बर्न करके कर रहे हैं। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी विच विल कॉज एयर पोल्यूशन। देन वाटर पोल्यूशन की अगर आप बात करो, तो वाटर पोल्यूशन कहाँ पे होगा इंडस्ट्रीज़ में, कि जब इंडस्ट्रीज़ अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करती हैं, चीज़ें करती हैं, तो कुछ जो उनके वेस्ट मटेरियल होता है ना, केमिकल के फॉर्म में या फिर वेस्ट मटेरियल होता है, वो सारा डंप कर देते हैं आपके वाटर में, रिवर में, लेक में, पॉन्ड्स में, इस तरीके की जगह पर। तो उससे क्या होता है कि वाटर पोल्यूशन होता है, वहाँ पर जो फिशेज़ हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी, वहाँ पे जो प्लांट लाइफ है वो सब ख़राब हो जाएगी, और वो प्लांट जो वाटर बॉडी है वो भी डिटोरिएट हो जाएगी। जैसे कि सबसे ज़्यादा एग्जांपल आप देखोगे कि पेपर इंडस्ट्री, पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, टैनरीज एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, क्योंकि इन जगह पर पानी का यूज़ भी बहुत होता है इन सारी इंडस्ट्रीज़ में, और इनका जो डिस्चार्ज होता है, इनका जो वेस्ट मटेरियल होता है, वो भी पानी में ही बहाया जाता है। तो जब पानी में बहाया जाएगा तो वो पानी को ही गंदा करेगा, ठीक है। फिर आप देखोगे कि सीमेंट इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर भी काम होगा, है ना। फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री है, वो भी बनाएगा, तो कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट या फिर वेस्ट प्रोडक्ट बचता है, तो वो सारा क्या किया जाता है, वो सारा इसी नदी में, आपके पॉन्ड्स में बहा दिया जाता है। जैसे आप सबसे अच्छा एग्जांपल देखो, दिल्ली के पास यमुना नदी, आप देखो वहाँ पर कितना उसमें जो है फोम रहता है पानी के ऊपर, है ना। वो किस वजह से, वो सारा वेस्ट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है यमुना में जा रहा है, उसी वजह से वहाँ पर आपको वो सारी गंदगी देखने को मिलती है, ठीक। फिर थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या होगा कि फैक्ट्रीज़ में कई बार, और कई जगह पर फैक्ट्रीज़ में और थर्मल पावर प्लांट्स में जो पानी होता है वो एज अ कूलेंट यूज़ होता है, पानी कूलेंट की तरह, मतलब पानी ठंडा करने के लिए यूज़ होता है। तो जब पानी ठंडा करने के लिए होता है, तो पानी जब ठंडा करता है तो वो बाद में यूटिलाइज होने के बाद वो जब उसका गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर रेज हो जाएगा, तो उस गर्म पानी को क्या करते हैं इंडस्ट्रीज़, नॉर्मल वाटर में, आपके एज इन रिवर में, पॉन्ड्स में, लेक्स में, उनको डंप कर देते हैं। तो जिस पानी को डंप किया गया है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है, जहाँ पे डंप किया गया है वहाँ का टेम्परेचर नॉर्मल है, तो क्या करेगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा उस वाटर वे में, जैसे कि रिवर में, लेक्स में, पॉन्ड्स में जो एनिमल रहते होंगे, जो फिशेस रहती होंगी, जो एम्फीबियंस होंगे, उन सब के लिए प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्रिएट करेगा। क्योंकि टेम्परेचर इसने पानी का रेस कर दिया, वो लोग नॉर्मल टेम्परेचर में रहे, तो क्या होगा कि इससे थर्मल पोल्यूशन होगा, गर्मी बढ़ जाएगी, हीट बढ़ जाएगी, है ना। तो इससे कई सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। फिर आपको देखने को मिलेगा कि जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो होता है, वहाँ पर भी रॉड्स को कूल करने के लिए पानी में रखते हैं, फिर उस पानी को चेंज करते रहते हैं। तो जो पानी चेंज करते हैं, तो उस पानी को ये लोग डिस्पोज ऑफ कर देते हैं या फिर बहा देते हैं आपके नदी में, लेक्स में। तो वहाँ जाकर ये फिर से कंटामिनेशन करेगा, न्यूक्लियर रिएक्शन करेगा, मतलब न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं, न्यूक्लियर पोल्यूशन करेगा, जिससे आप देखोगे कि फिशेस में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना। वहाँ पर अगर कोई एनिमल है, वो अगर उस पानी को कंज्यूम करता है, तो उसके बाद आगे की जनरेशन्स में, ऑफ स्प्रिंग्स में,
बर्थ डिफेक्ट्स आएंगे, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है। देन नॉइज़ पॉल्यूशन, आपको पता है इंडस्ट्री कहीं पर होती है तो सबसे ज़्यादा नॉइज़ भी होती है क्योंकि मशीन चलने की। सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आप देखो, आपके आसपास घर के कहीं ना कहीं एक आटा चक्की होगी, तो आटा चक्की भी तो एक सेम काम कर रही है। आटा चक्की चलती है तो दिन भर आपकी आवाज़ आती रहती है ना उसमें आटा पीसने की, तो वो क्या करता है, वो नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, वो चीज़ नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट कर रही है। सिमिलर इज़ द केस विद इंडस्ट्रीज़ में भी आप देखोगे कि वहाँ कुछ ना कुछ काम होता है, मशीन्स चलती हैं, है ना, मूवमेंट होता है गाड़ियों का, लगातार डोर्स बंद होते खुलते हैं, आपके लोडिंग ऑफ लोडिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ऑल दीज थिंग्स क्रिएट नॉइज़ पोल्यूशन। तो ये सारी चीज़ें आपको उसमें मिलेंगी। तो इससे प्रॉब्लम क्या आती है, प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी आ सकता है, हार्ट रेट भी बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर की भी प्रॉब्लम हो जाती है कई बार। ठीक है, कहीं पर कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है तो दिन भर ठक ठक आवाज़ आ रही है। ठीक है, ड्रिलिंग चल रही है कहीं पर, तो ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं, ये नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। फिर अब कंट्रोल ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये कैसे कर सकते हैं, तो आप देखो कि जो वाटर वेस्ट करते हैं हम लोग, एवरी लीटर ऑफ वेस्ट वाटर डिस्चार्ज बाय आवर इंडस्ट्री पल्यूट्स 8 टाइम्स द क्वांटिटी ऑफ फ्रेश वाटर। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर 1 लीटर इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर डाल देना पानी में तो उससे 8 लीटर पानी गंदा होता है। आप सोच लो अब, तो अगर 10 डाला तो कितना, 8 लीटर पानी वेस्ट हो गया, है ना। क्योंकि ये गंदा जो पानी है ये क्या कर रहा है, ये और ज़्यादा पल्यूट कर रहा है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग, जो वाटर को यूज़ करते हैं उसको प्रोसेस कर सकते हैं, उसको पहले फिल्टर आउट कर सकते हैं, पहले उसको क्लीन कर सकते हैं अपने, ताकि रीयूज़ में ला सके इंडस्ट्रीज़ में, है ना। वाटर को जो हॉट वाटर है, जो थर्मल प्लांट से छोड़ा जा रहा है, जो गर्म पानी है, उसको डिस्चार्ज करने से पहले व्हाट वी कैन डू, वी कैन ट्रीट दैट वाटर। उसको हम लोग कूल डाउन करने के लिए किसी प्रोसेस के थ्रू ले जा सकते हैं कि वो कूल डाउन हो जाए, है ना। फिर आप देखो उसको फेजेस में रिलीज़ कर सकते हैं। लिखा है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मीन्स, कि उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट करें, उसमें से जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं उनको हम हटा लें। फिर उस पानी को क्या करें, सेकेंडरी ट्रीटमेंट करें बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। उसको हम ट्रीट करें कि वो जो है उसमें पोल्यूटेड जो है मटेरियल वो ना जाए और पानी में ना मिले, रिवर्स में ना मिले, लेक्स में ना मिले। ठीक है। देन टर्शियरी ट्रीटमेंट में क्या होगा कि बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस के थ्रू आप उस वाटर को रिसाइकिल कर लो। तो आप उसको बहाने के बजाय और नए वाटर को यूज़ करने के बजाय आप उसको दोबारा से रीयूज़ करो, है ना। ये सारी चीज़ें। ग्राउंड वाटर की ओवर ड्रॉइंग, मतलब लगातार पानी को निकालते रहना। ठीक है, वो हमको लिमिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज जैसे ये है आपका, तो अब ये क्या कर रहे हैं, यहाँ से पानी बहा रहे हैं। ठीक है, ये जो पानी है वेस्ट वाटर के फॉर्म में बह रहा है यहाँ से। अब इसको रीयूज़ करने के बजाय व्हाट दे आर डूइंग इज़ कि वो यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राउंड से पानी ड्रॉ कर लिया, तो वो ग्राउंड का पानी जब आप ड्रॉ करते जाओगे लगातार और वो रिचार्ज नहीं होगा, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इट विल डिप्लीट दी रिसोर्सेज। ठीक, स्मोक को रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग कि फ़िल्टर लगा सकें इंडस्ट्रीज़ में अच्छे से। ठीक है, कोल इंडस्ट्री में आप क्या कर सकते हो, उसको जगह रिन्यूएबल एनर्जी की यूटिलाइज़ कर सकते हो आप सोर्सेज को। ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज़ जब करेंगी तो यू विल सी कि देयर इज़ डिक्लाइन इन पॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन क्या करता है, ये एक पावर, भाई ये पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी एज एन कि ये गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक, गवर्नमेंट ओन्ड है, पब्लिक कंपनी का सेंस ये हो गया। तो ये पावर प्रोवाइड कर, थर्मल पावर प्लांट है ये कंपनी। तो इनका काम क्या करते हैं ये लोग, देखिए इसमें सबसे पहले करते हैं कि ये लोग जो लेटेस्ट इक्विपमेंट होगा उसको यूज़ करते हैं। लेटेस्ट इक्विपमेंट यूज़ करने से क्या होता है कि रिसोर्सेज का वेस्टेज कम होता है और एफिशिएंट वर्किंग ज़्यादा होती है। तो वेस्टेज कम होगा तो पोल्यूशन भी आपका कम होगा। वेस्ट जनरेशन कम करते हैं क्योंकि ऐश यूटिलाइजेशन, अब देखो थर्मल पावर प्लांट है ये, तो ये कोल का यूज़ करते हैं। ठीक है, थर्मल पावर प्लांट है तो ये कोल का यूज़ करते हैं, कोल को ये बर्न करते हैं, उससे पावर जनरेट करते हैं और वो पावर को आपके हमारे घरों में इंडस्ट्रीज़ में सप्लाई के लिए भेजते हैं। तो कोल के बर्न करने के बाद जो ऐश बचती है उसको NTPC यूज़ कर लेता है, वापस से रीयूज़ कर लेता है कंस्ट्रक्शन मटेरियल में या फिर किसी और चीज़ में। तो उससे क्या हुआ, वो ऐश को, वो जो राख बची थी उसको फेंकने के बजाय कि वो पल्यूट करे कहीं जाकर, उसको रीयूज़ कर लिया। तो रोड के कंस्ट्रक्शन में कई बार आप देखोगे कि ऐश का यूज़ होता है। ठीक है, फ्लाई ऐश जिसको बोलते हैं,
फिर ये लोग क्या करते हैं, प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट, जहाँ पर भी इनका पावर प्लांट सेटअप होगा वहाँ पर ग्रीन बेल्ट भी होगी। ग्रीन बेल्ट मतलब उसके आसपास खूब सारे पेड़ पौधे लगा देंगे ताकि जो है उससे जो नॉइज़ है, उससे पोल्यूशन है, वो उन चीज़ों को कवर अप कर ले, है ना। कि इन्होंने अगर मान लीजिए पोल्यूशन हो रहा है तो इन्होंने इतने ज़्यादा पेड़ पौधे लगा देंगे कि वो उससे एटलीस्ट इक्वल लेवल पे तो आ ही जाए, उसको कम ना कर पाए तो एटलीस्ट उसको बढ़ाए भी ना, है ना, इस तरीके की चीज़ें। फिर आप देखोगे कि वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम यूज़ करते हैं, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो पानी है उसको हम रीयूज़ कर सकें, और जो पानी नहीं रीयूज़ कर सकते हैं तो उसको किसी और काम में लाएं ताकि हम वेस्टेज कम से कम करें। फिर इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ें आपकी इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यूज़ एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल पावर स्टेशंस। तो हर पावर स्टेशन की एक मॉनिटरिंग सिस्टम चलती रहती है कि कहाँ पर किस तरीके से काम होना है, और ये सारी चीज़ों को एनटीपीसी ऑब्जर्व करता है। तो आप देखो एनटीपीसी जो है एक पावर कॉरपोरेशन है, थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, बट स्टिल वो कई सारे स्टेप्स ले रहा है आपके, है ना। यहाँ पर 5 स्टेप्स मेंशन है, आप देखो। तो ये सारी स्टेप्स ले रहा है ताकि कम से कम पोल्यूशन हो और कम से कम डिस्ट्रक्शन हो इन्वायरमेंट का। तो इंडस्ट्रीज़ को भी इसी लाइन पर चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, देन ओनली दे कैन इम्प्रूव दिस, क्या कहते हैं, आपका इन्वायरमेंट लोगों के लिए। वरना आप चीज़ें तो कर लोगे, डेवलपमेंट तो आप कर लोगे, बट जब इन्वायरमेंट ही सही नहीं रहेगा तो डेवलपमेंट का क्या फ़ायदा, ठीक है। फिर अब आपको एक बात देखनी है कि सबसे पहले आपको ये जो मैप्स यहाँ पर दिए हैं, है ना, जैसे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के पार्क्स दिए, तो ये आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, मार्किंग के लिए आता है। आपके आयरन एंड स्टील प्लांट्स ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके कॉटन एंड वुलन सिल्क इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा तो खैर आपका ये होगा इंपॉर्टेंट, आयरन एंड स्टील प्लांट, ये बहुत पूछा जा सकता है ना, मैप में मार्क करने के लिए या फिर लोकेशन बताने के लिए। तो आपको क्या करना है, बैठ के पढ़ना नहीं है कि आपको उसको याद करना है। आप एक मैप लीजिए, उस मैप में, पॉलिटिकल मैप में चीज़ें देख के मार्क करिए। पहले आप 2-3 बार देख के ही मार्क करिए। पहले अटेम्प्ट में आप नहीं मार्क करोगे कि आप बिना देखे मार्क कर रहे हो। आपको पहले मैप बगल में रखना है, ठीक है, बुक के। फिर आप वहाँ से देखते जाओ, अच्छा ये चीज़ यहाँ पर है तो मैंने यहाँ मार्क किया। 2-3 बार आप करोगे, अपने आप आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। तो आपको ऐसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी। थैंक यू क्लास, हैव अ वंडरफुल डे। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। सी यू इन नेक्स्ट।